गुड इवनिंग। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे थे और इंटरनेशनल रिलेशन में एक क्लास हम लोग की हो गई थी और आज हम लोग की दूसरी क्लास है। आगे आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन वो बेसिकली देखी थी हम लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या फॉरेन पॉलिसी रही थी, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो असल था और जो पंचशील वगैरह उसके बारे में बात की थी हम लोगों ने। आज हम लोग ओवरऑल जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी उसको देखेंगे, और पिछली क्लास में कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, और इसके बाद हम लोग फिर जो कंट्री वाइज है उनके साथ भारत का जो रिलेशन है उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो लास्ट होगा, लास्ट में हम लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और इंडियन डायस्पोरा है उसको भी कवर कर लेंगे, और पूरा सिलेबस इस सेगमेंट का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो विदेश नीति है भारत की उसको पढ़ने से पहले जो तीन कंसेप्ट हैं बेसिक उनको समझ लेते हैं। जैसे अगर हम देखें तो विदेश नीति को बेसिकली तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है। विदेश नीति को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली हमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं यथार्थवादी विदेश नीति। यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। दूसरी होती है विदेश नीति आदर्शवादी विदेश नीति, या इसी को नैतिकतावादी विदेश नीति बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। और तीसरी होती है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। तो ये तीन प्रकार की विदेश नीति होती है, और इंडिया ने इन तीनों ही प्रकार की विदेश नीतियों का समय समय पर पालन किया है। कभी इंडिया की विदेश नीति आदर्शवादी है, तो कभी यथार्थवादी है, और कभी प्रैग्मेटिक है। तो आगे बढ़ने से पहले इन तीनों चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग देखेंगे और कहेंगे कि यहाँ पर इस एरा में इंडिया ने रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी फॉलो की थी या आइडियलिस्टिक फॉलो की थी, तो हमको इनका मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यथार्थवादी विदेश नीति की, यानी कि रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी की। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यथार्थवादी विदेश नीति। यथार्थवादी विदेश नीति को समझने के लिए अगर हम कहें तो ये हम बोल सकते हैं कि ये बेसिकली वो विदेश नीति है जिसमें रियलिस्टिक अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, कोई भी आइडियलिस्टिक कोई भी अप्रोच को फॉलो नहीं किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस वाली विदेश नीति में जो देश होता है, जो स्टेट होती है, वो अपनी सिक्योरिटी को और अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो मिलिट्री है, ज्यादा है ज्यादा जो सैन्य सामग्री है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता रहता है। वो ये कोशिश करता है कि उसकी जो आर्मी है, उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो सबसे स्ट्रांग होने लगे। उसके बाद जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, जो सैन्य सामग्री है, वो उसके पास ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये जो सिस्टम है ये यथार्थवादी विदेश नीति में फॉलो किया जाता है। यहाँ पर वो बेसिकली नैतिकता की, अंतरराष्ट्रीय विधि की, अंतरराष्ट्रीय कानूनों की कोई भी परवाह नहीं करता है। पूरी तरीके से उसकी विदेश नीति सेना पर बेस्ड होती है, सैन्य आधारित होती है, सैन्य शक्ति आधारित होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बेसिकली जो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं वो ये होता है कि यहाँ पर राष्ट्र की सुरक्षा पर बल दिया जाता है। यानी कि जो इफेक्टिव जो इम्फेसिस डाला जाता है वो डाला जाता है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि मेन एम्फेसिस इज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? सुरक्षा के लिए जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया जाता है। यानी कि मिलिट्री पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, मिलिट्री पावर को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। और ये माना जाता है कि आपकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी खुद है।
जो स्टेट है, जो राज्य है, वह या राज्य स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी कि स्टेट इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सिक्योरिटी। और किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय विधि पर वो डिपेंडेंट नहीं रहता, इंटरनेशनल लॉज पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहता। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि हमारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, और इसके लिए वो अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा पावर बढ़ाने की, पावरफुल करने की, स्ट्रांग करने की कोशिश करता रहता है। और किसी भी प्रकार की नैतिकता, किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विधि, जैसा मैंने बताया, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनकी कोई भी परवाह नहीं करता है। ठीक है, हम देखें अगर तो जो नॉर्थ कोरिया है इस समय वो इसी विदेश नीति पर चल रहा है। वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता चला जा रहा है, सैन्य शक्ति को स्ट्रेंथ करता चला जा रहा है। कभी इसको भुड़कता है, कभी इसको भुड़कता है, कभी कहता तुम्हारे ऊपर मिसाइल छोड़ देंगे, कभी कहता तुम्हारे ऊपर मिसाइल छोड़ देंगे। तो ये क्या है, ये उसकी यथार्थवादी विदेश नीति है। और एक समय था जब भारत भी यथार्थवादी विदेश नीति यानी कि रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पर मिलिट्री पर एम्फसाइज किया जाता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ पर एम्फसाइज किया जाता है। दूसरी है हमारी आदर्शवादी या नैतिकतावादी का फॉरेन पॉलिसी। आदर्शवादी विदेश नीति। आदर्शवादी विदेश नीति, जाहिर सी बात है, आदर्शवादी विदेश नीति को ही नैतिकतावादी विदेश नीति भी बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोल दें इंग्लिश में, आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। तो नाम में ही है, ये कैसी है, ये आदर्शवादी है, यानी कि ये बिल्कुल अपोजिट होती है किसकी, रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी की। अपोजिट टू रियलिस्टिक यानी कि यथार्थवादी विदेश नीति की बिल्कुल ही विपरीत होती है। और यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर को एग्जिस्टेंस यानी कि सह अस्तित्व, शांति यानी कि पीस, ठीक है, इंटरनेशनलिज्म यानी कि अंतरराष्ट्रीयतावाद, ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, और अंतरराष्ट्रीय जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज होते हैं, अंतरराष्ट्रीय विधियों का सम्मान किया जाता है, उनकी रेस्पेक्ट की जाती है। किसमें, आदर्शवादी या नैतिकतावादी विदेश नीति में। ठीक, यानी कि अगर हम इसको और समराइज करना चाहें पॉइंट्स में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आदर्शवादी विदेश नीति में बेसिकली शांतिपूर्ण यानी कि शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस यानी कि सह अस्तित्व, बेसिकली क्या, जियो और जीने दो पर एम्फसाइज किया जाता है, पर बल दिया जाता है। यानी कि जो मेन एम्फेसिस होती है वो होता है क्या, पीस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर एम्फसाइज किया जाता है। और यहाँ पर बेसिकली म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाया जाता है देशों के बीच में, यानी कि देशों के बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी कि आपसी सहयोग, परस्पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कोई विवाद अराइज हो जाता है, तो उसके लिए युद्ध के लिए नहीं खड़े हो जाते हैं, बल्कि विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया जाता है। यानी कि पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, पीसफुल
रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स पर बल दिया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है। और जैसा मैंने अभी बताया कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल जो हमारे लॉज हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, उनको रेस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनको समर्थन किया जाता है, उनको माना जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने अभी कहा कि देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। ये आपसी सहयोग को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? ये मानते हुए कि देशों के म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, आपसी हित हैं, परस्पर हित हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब देश मिलकर काम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी उनके जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो फ्रूटफुल होंगे, उनका फल मिलेगा। और आजकल अगर हम लोग देखें तो म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट है, यानी कि आर्थिक हितों पर डिपेंडेंट है। और अगर दो देशों के बीच में ये माना जाता है कि अगर दो देशों के बीच में म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का, म्यूचुअल ऑपरेशन का और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का काम अगर करना है, तो दोनों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम और किया जाता है, यहाँ पर ये माना जाता है कि देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देकर, इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ावा देकर, देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देकर उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, उसको समाधान किया जा सकता है, उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये था हमारा आदर्शवादी विदेश नीति, को क्लियर हुआ होगा। आदर्शवादी विदेश नीति के बाद जो तीसरा है वो है प्रैग्मेटिक विदेश नीति। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखेंगे, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी, प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बेसिकली क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। यानी कि ये यथार्थवादी और आदर्शवादी जो विदेश नीति है, उनका समन्वय होता है। आदर्शवादी और विदेश नीति, यथार्थवादी विदेश नीतियों का समन्वय जो होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है, उसको प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो देश होते हैं वो परिस्थिति और अवसर के अनुसार यथार्थवादी, कभी यथार्थवादी को फॉलो कर लेते हैं और कभी फॉलो कर लेते हैं आदर्शवादी को, यानी कि अवसर के अनुसार रियलिस्टिक, यथार्थवादी व आदर्शवादी विदेश नीति को फॉलो किया जाता है। अवसर के अनुसार, जैसा मौका हो, जैसा मौका पड़े, उसके अनुसार यहाँ पर इसको फॉलो किया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति। और यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है? यहाँ पर हमको पढ़ना है, बेसिकली अगर टेक्निकली देखें तो हमको पढ़ना है भारत की विदेश नीति का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेहरू एरा में, यानी कि नेहरू के समय में क्या विदेश नीति है, जिसको हम बोलते हैं पहला चरण। फिर हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी के काल में क्या था। फिर 1990 से
जो परिवर्तन आया वो पढ़ेंगे, और फिर अभी रिसेंटली 2014 के बाद की विदेश, ठीक, ये हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। और बीच में कुछ कंसेप्ट्स और आएंगे, जैसे हमारे पास आएगा गुजराल डॉक्ट्रिन, जैसे हमारे पास आएगा लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबर फर्स्ट पॉलिसी। तो गुजराल सिद्धांत आएगा, लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूर्व की ओर देखो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आएगी, और पड़ोसी पहले नेबर फर्स्ट पॉलिसी आएगी। तो ये चीजें भी हम लोगों को इसके साथ पढ़नी है, और ये बेसिकली इसी का एक पार्ट है हमारी विदेश नीति के डेवलपमेंट का। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेहरू का। तो पेज चेंज करता हूं मैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति जो नेहरू के समय थी। अगर हम नेहरू के समय विदेश नीति को देखें, तो उस समय अगर हम बात देखें भारत की, हमने कहा था कि हर देश की एक जियो पॉलिटिकल एक एंटिटी होती है, हर देश की एक भू राजनीतिक इंपॉर्टेंस होती है, और उसका उसको बेनिफिट भी मिलता है, और उसका उसको कभी कभी एक निगेटिव अगर भू जियो पॉलिटिकल उसकी सिचुएशन है तो उसको उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इसका सीधा सा एग्जांपल हमारे सामने अफगानिस्तान है। वो एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पर हमेशा कोई ना कोई समस्या रहती है, और ये उसकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से है। भारत को अपनी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का बेनिफिट मिला है, और बेसिकली ये जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है, ये किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी यानी कि उसका दूसरे देशों के साथ और दूसरे देशों का उसके साथ जो संबंध है, उस पर एक बहुत गहरा असर और बहुत इंपॉर्टेंट असर डालती है। हम अगर भारत के बारे में बात करें तो कुछ बेसिक सी बातें समझ लेते हैं जो भारत की विदेश नीति को इम्पैक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भारत कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। भारत सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध है, बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। हम अगर देखें तो भारत विश्व की सबसे ज्यादा प्राचीन और सबसे ज्यादा जीवंत सभ्यता है। और ये बेसिकली क्या है, हम लोगों ने देखा था दो टाइप्स की पावर्स होती हैं, एक होती है सॉफ्ट पावर है, एक होती है हार्ड पावर। तो ये जो चीज है बेसिकली भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का काम करती है ना। जो कल्चरल डाइवर्सिटीज होती हैं, कल्चरल इंपॉर्टेंसेस होती हैं, कल्चरल जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जितना कल्चरली स्ट्रांग कोई कंट्री होगा उसकी सॉफ्ट पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। तो ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है, उसका कल्चरली रिच होना भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरी चीज, भारत की अगर हम साइज की बात करें तो भारत का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। अगर हम इस पूरे एशिया में देखें तो एक पूरा रीजन है एशिया का जिसको भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मेजर एरिया कवर करता है वो कौन कवर करता है, वो इंडिया कवर करता है। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है ये मैंने आपको जियोग्राफी की क्लास में बताया था। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, बेसिकली सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, वो जो किसी एक बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और उस बड़े कॉन्टिनेंट के बाकी हिस्से से कुछ नेचुरल बाउंड्रीज की वजह से अलग होता है, तो उसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये नेचुरल बाउंड्रीज के साथ अलग होता है बाकी एशिया से। जैसे हिमालय बाउंड्री बना रहा है नॉर्थ में, फिर इधर हमारे पास पूर्वांचल हिमालय बाउंड्री बनाते हैं, इधर हमारे पास सुलेमान वगैरह की जो पहाड़ियां है वो बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें कौन कौन से देश आते हैं, क्या अकेला इसमें भारत है, या भारत के अलावा और भी देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं? तो ये आपका काम है, जरूर से जरूर मुझे लिख के भेजिए इसको, ठीक है। तो ये एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक बड़ा इलाका है, और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर ये बैठा हुआ है। तो ये बेसिकली अपनी इस इंपॉर्टेंस को समझता है, ठीक है। दूसरी बात, भारत अगर आज की डेट में देखें तो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। तो इसकी तो ये सब चीजें मिला के क्या करती हैं, ये सब चीजें भारत की जो सॉफ्ट पावर है उस सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन करती हैं, भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको बढ़ाती हैं। इसके अलावा अगर हम 1991 के एरा को देखें तो 1991 के बाद भारत एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में उभर कर सामने आया है, जब
प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी उस समय की मनमोहन सिंह सरकार, सॉरी पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो इससे क्या हुआ, भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खुल जाती है। और क्योंकि भारत एक बहुत पॉपुलस कंट्री है, दूसरी बात भारत क्योंकि पॉपुलस कंट्री है, इसलिए भारत में जो लेबर है वो भी सस्ता है। तो भारत बहुत बड़े इकोनॉमिक बेनिफिट के रूप में दुनिया के सामने आया। और कैसे सामने आया, पहली बात तो एक बहुत बड़ा बाजार उनको अपनी चीजों के लिए मिला। दूसरी चीज, भारत की जो 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 चीप लेबर था, उस चीप लेबर का बेनिफिट भी दुनिया के दूसरे देश की कंपनी और दुनिया के दूसरे देश उठा रहे हैं। तो इसका भी बेनिफिट भारत को मिलता है। दूसरे देशों का जो नजरिया है वो, और भारत को दूसरे देशों के साथ निगोशिएट करने में इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज अगर देखें तो जो और भी चीजें हैं, जैसे टैलेंट जो भारत प्रोड्यूस करता है वो दुनिया का टॉप क्लास टैलेंट है। हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को देखें, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एडोबी हो, ठीक है, और ये सब जो भी हैं, ये सब भारत के लोगों के द्वारा ही लीड की जा रही हैं। भारत के लोग ही इनको बेसिकली क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ठीक है। अमेरिका के जो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स में अधिकतम जो संख्या है वो किसकी है, भारतीयों की है। इंजीनियर्स की संख्या में भारतीय हैं। ऐसे ही अपने देश के अंदर की बात करें तो हमारा देश आज साइंटिफिकली, कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। हम स्पेस जो सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें हम मंगल ग्रह पर पहुंचे, सबसे कम लागत में मंगल ग्रह तक पहुंचे। हम चौथे देश बने जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले। साथ ही साथ हम चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है, जो अपोजिट साइड है धरती के पीछे, वहां पर हम उतरे। और ऐसे ही बहुत सारी हमारी अचीवमेंट्स हैं, जिन अचीवमेंट्स की वजह से हमारा जो रुतबा है दुनिया में वो धीमे धीमे बढ़ा है। ठीक है। तो इन सब चीजों का भारत की विदेश नीति पर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि ये भारत की सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन करते हैं। अब भारत की विदेश नीति में अगर डेवलपमेंट एरा को देखा जाए, तो भारत की जो विदेश नीति, उसकी शुरुआत भारत के आजाद होने के बाद होती है। और भारत के आजाद होने के समय भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके विकास के चरण हम लोगों ने देखे कि कितने चरणों में हमको पढ़ना है, तो हम बात करते हैं भारत के विकास का पहला चरण। भारत की विदेश नीति के विकास का पहला चरण, फर्स्ट फेज। ठीक। इसको हम नेहरू काल, ना नेहरूवियन फेज, या एरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर। नेहरूवियन फेज या नेहरू एरा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ये वो समय है जब दुनिया बहुत ही ज्यादा उथल पुथल से जूझ रही थी। और अगर हम लोग देखें तो केवल दुनिया नहीं, भारत भी अपने अंदर बहुत उथल पुथल से जूझ रहा था। तो इस समय जो परिस्थितियां थी, क्योंकि परिस्थितियां भी आपकी विदेश नीति पर प्रभाव डालती हैं, वो कैसी थी, तो परिस्थितियों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कई सेगमेंट में। जैसे हम देखें अगर, तो घरेलू परिस्थिति यानी कि डोमेस्टिक सिचुएशन भारत की क्या थी, देश के भीतर या घरेलू, डोमेस्टिक, क्षेत्रीय, रीजनल, वैश्विक या ग्लोबल। ठीक है, वैश्विक या ग्लोबल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो घरेलू स्तर पर हमारी जो परिस्थिति थी इस समय वो कैसी थी, घरेलू परिस्थिति हमारे पास बहुत ज्यादा खराब थी। आंतरिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी। सबसे पहले तो हम आर्थिक रूप से पिछड़े थे। गरीबी थी, इलिटरेसी थी, अकाल थी। ठीक है। दूसरी चीज,
अलगाववाद शुरू हो चुका था जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी उस समय। ठीक है। और आर्थिक पिछड़ापन कृषि में भी था। ठीक। वहीं अगर हम लोग देखें तो भारत में जो शासन था वो लोकतांत्रिक था, आज भी था। और अलग अलग दल जैसे साम्यवादी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, कांग्रेस भी थी, और जो जनसंघ भी था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उसका जन्म भी हो, मतलब वो सब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित कर रहे थे। ठीक। क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखें तो यूएसए और पाकिस्तान का मेलजोल चल रहा था। यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। चाइना और यूएसएसआर के अच्छे संबंध हो चुके थे। ठीक। वहीं दुनिया के केस में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, क्योंकि क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। दो खेमे थे, एक यूएसए था और दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया था। ठीक। और दुनिया में इनकी वजह से दो सैन्य गुट बन चुके थे। एक था अमेरिका के वर्चस्व वाला नाटो, और दूसरा था रशिया के वर्चस्व वाला वारसा। वारसा वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे। वारसा एक पैक्ट हुआ था रशिया के लीडरशिप में, सैन्य पैक्ट था, मिलिट्री अलायंस के से रिलेटेड था, नाटो के जवाब में था ये। ठीक है। और अभी भी देखिए नाटो से रशिया कितना चिढ़ता है, और इसी वजह से उसने यूक्रेन पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, और अभी तक उसको कर रहा है। ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि कल स्विट्जरलैंड में एक शांति वार्ता थी, जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, और आपके न्यूज़पेपर में उसके लंबे लंबे आर्टिकल्स निकले हैं सब में, तो आप उसको प्लीज पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूक्रेन और रशिया के लिए जो शांति वार्ता हुई है स्विट्जरलैंड में, ये पॉइंट्स आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो नेहरूवियन एरा में क्या हुआ था, मैं पेज चेंज कर देता हूँ। नेहरूवियन एरा में बेसिकली क्या होता है, नेहरू के द्वारा जो है वो स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया गया। हम लोगों ने पढ़ा है कि गुटनिरपेक्ष भारत का जो कंसेप्ट था वो गुटनिरपेक्ष का था, तो स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया गया। स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया गया। और स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हुए भारत ने किसी एक के पाले में ना जाकर, भारत ने अमेरिका और रशिया दोनों के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित करने के कोशिश की, स्थापना करने का प्रयास किया। ठीक है। दोनों के ही साथ दोस्ताना संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इससे बेसिकली हुआ क्या, भारत को अमेरिका और रशिया दोनों से अपने जो हित साधने में मदद मिली, उसको अमेरिका के से आर्थिक और तकनीकी सहायता मिली। वहीं सोवियत संघ से भी उसको तकनीकी सहायता मिली। अमेरिका ने तकनीकी आर्थिक सहायता की, और सोवियत संघ ने भी आर्थिक सहायता की, और कई सारे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट करने में रशिया और अमेरिका और ब्रिटेन तीनों ने भारत की हेल्प करी। ठीक है। ठीक। तो रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास जवाहरलाल नेहरू ने किया। और हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि भारत का जो स्टैंड रहता था वो क्या होता था। ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली भारत ने एक अपने, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे जिस सिचुएशन में हम अपना जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट उतना आ, अपने दम पे नहीं कर सकते थे, कि कैपिटल जो हमारे पास थी वो नहीं थी, हमारी जो पूंजी थी वो समाप्त हो चुकी थी, और हमारे पास कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने का, यानी कि पूंजीगत उत्पादन करने का कोई साधन अंग्रेज छोड़कर नहीं गए थे। हमारी पूंजीगत अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से अंग्रेज नष्ट और भ्रष्ट करके चले गए थे। तो भारत का बेसिकली नेहरू के, हम लोग जब इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 5 ईयर प्लान वगैरह में, तो हम लोगों ने देखा था कि भारत के जो शुरुआती 5 ईयर प्लान थे उनमें भारत को अपनी टांगों पर, अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करने लायक बनाने के लिए कई सारे काम किए गए, जिसमें भारी उद्योगों, आधारभूत संरचनाओं के विकास में की बात की गई,
डैम्स बनाए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज की गई, जो स्टील प्लांट्स हैं वो बनाए गए, पावर प्लांट्स बनाए गए, और कई सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना की गई। और इन सभी सार्वजनिक उद्यमों को स्थापित करने में जो सहयोग दिया वो इन्हीं पश्चिमी देशों ने दिया और रशिया ने दिया। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली जो भारत ने क्या किया, यूएसए और यूएसएसआर दोनों से अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, दोनों से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। ठीक है। दोनों ने ही सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना में सहायता की। ठीक। भारत ने बेसिकली एक सिद्धांत यहां पर अपनाया, आर्थिक विकास का सिद्धांत। यानी कि अपनी विदेश नीति को उसने इस तरीके से फ्रेम किया भारत ने कि आर्थिक विकास क्या हो सके, इस विदेश नीति का फायदा लेकर, विदेश नीति का फायदा का बेनिफिट लेकर हम अपने आर्थिक विकास कर सकें। और इसके द्वारा बेसिकली उसने सार्वजनिक उद्यमों को प्राथमिकता दी। यानी कि पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं, जो पब्लिक जैसे सार्वजनिक उद्यम है, उनको प्रायोरिटी। जैसे हम लोगों ने देखा ना, भिलाई वगैरह, इन सब दुर्गापुर में स्टील प्लांट वगैरह स्टैब्लिश करने में, जिससे कि कैपिटल प्रोडक्शन फॉर्मेशन तो इंडिया में शुरू हो जाए। जो 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 हमारे पास पूंजीगत जो क्या बोलते हैं उसको, उत्पादन है, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन है, वो शुरू हो जाए। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरीके की वस्तुएं होती हैं। एक होती है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, और एक होती है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती है जिनको हम कंज्यूम करते हैं, और कैपिटल गुड्स हमारे पास यानी कि पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका जिनका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम और प्रोडक्शन करने में करते हैं। जैसे कोई पावर प्लांट लगा लिया गया, जैसे कोई मशीन बना ली गई, ये सब क्या है, ये सब कैपिटल गुड्स हैं। तो ये जो सार्वजनिक उद्यम है, इनका इनको इनको लगाने से जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन है वो बढ़ा, और कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के बढ़ने से हम आगे और बेहतर प्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं। तो ये सार्वजनिक उद्यमों के विकास की को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर अपनाया गया, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से फ्रेम किया गया जिससे कि वो इस चीज में हेल्प कर सके। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि उस समय बहुत सारे ऐसे सैन्य गठबंधन, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, तो बहुत सारे सैन्य जो पैक्ट हैं वो किए गए। हम लोगों ने सियाटो का नाम लिया था, हम लोगों ने सियाटो का नाम लिया था, सियाटो, सियाटो, बगदाद समझौता, ये सब क्या थे, ये सैन्य समझौते थे। और भारत ने इनमें से किसी भी सैन्य समझौते में शामिल होने से मना कर दिया। भारत ने सैन्य समझौतों में शामिल होने से इनकार किया, डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई कर दिया, नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी, गुट निरपेक्ष की जो पॉलिसी थी, उस वजह से उसने ऐसा करने से मना कर दिया। और यही तो नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी थी भारत की। ठीक है। इसके अलावा जैसा हम लोगों ने कहा था कि भारत की ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में भारत ने बहुत सारे काम ऐसे किए, जैसे भारत ने अपनी इस विदेश नीति का भाग बनाया किस चीज के लिए, परमाणु हथियारों का विरोध और इनको समाप्त करने का आह्वान किया। भारत ने रंग भेद की नीति, इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद,
कोलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद एक्सेट्रा का विरोध कैसे भारत की उस समय की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा थी। ठीक। भारत ने बेसिकली क्या किया, भारत ने यहाँ पर चीन के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया, जबकि यूएसए चाइना को बिल्कुल अलग थलग करने पर तुला था। है ना, याद है आप लोगों को, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में वार होती है, तो जो अमेरिका है वो साउथ कोरिया का साथ देते हुए साउथ कोरिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया की तरफ मूव करता है और 38 पैरेलल को क्रॉस कर देता है, और 38 पैरेलल को क्रॉस करने के बाद वो चाइना के बॉर्डर तक पहुंच जाता है। चाइना कहता है अपनी सेना को पीछे वापस दो, अदरवाइज हम रिटेलिएट करेंगे। चाइना रिटेलिएट करता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, चाइना के भी, नॉर्थ कोरिया के भी, साउथ कोरिया के भी, अमेरिका के भी। अमेरिका इसकी विरोध करता है और वहां पर एक प्रस्ताव लाता है कि यहाँ पर चीन ने हमारे ऊपर हमला किया, जबकि भारत क्या कहता है, भारत कहता है चीन की कोई गलती नहीं है, जो एग्रेशन की शुरुआत की गई थी वो अमेरिका के द्वारा की गई थी, और क्योंकि अमेरिका ने एग्रेशन की शुरुआत की थी इसलिए चीन और यहाँ पर बिल्कुल ही निर्दोष और उसने केवल अपना बचाव किया। तो ये बेसिकली चीन को सपोर्ट कर रहा है, चीन के साथ मधुर संबंध बन रहे हैं, और इस चीज के बाद जो अमेरिका है वो चीन को बिल्कुल अलग थलग करने पर जुट चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत चीन का सपोर्ट करता है। उसका परिणाम देखने को मिलता है इसको हिंदी चीनी भाई भाई 1962 के भारत चीन युद्ध के रूप में। है ना। ठीक है। क्योंकि चीन की अपनी विस्तारवादी नीतियां थी। वो ये कहता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा तो मेरा है ही है, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। ठीक है, तिब्बत भी मेरा है, अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है, तवांग भी मेरा है, मेरा जो अक्साई चीन है वो भी मेरा है, टोंगसोंग लेक भी मेरा है, और आधा लद्दाख भी हमारा है। वही वो ताइवान को कहता है ये भी मेरा है, हांगकांग को कहता है ये भी मेरा है। तो ये उसकी विस्तारवादी नीति है, और इसी वजह से चाइना की जो इमेज है वो दुनिया में उतनी अच्छी नहीं है। साउथ चाइना सी, उसका भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या सिस्टम है फिलीपींस के साथ और बाकी देशों के साथ क्या विवाद है साउथ चाइना सी का। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज चाइना की हैं जो चाइना को यहाँ पर विलन के रूप में रखती हैं। ठीक। इसके अलावा अगर देखें तो उसने, भारत ने क्या किया, चीन के साथ भी संबंध सुदृढ़ किए, मधुर संबंध स्थापित किए, और इसके साथ साथ जो दूसरे भारत, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो भारत अपने आप को इस इलाके के, इस रीजन के, इस खित्ते के जितने भी देश हैं उन सभी देशों का लीडर, या उन सभी देशों का लीडर ना बोले, उन सभी देशों के हितों की सुरक्षा करने वाले के रूप में प्रस्तुत करने लगा था, क्योंकि हम इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा आबादी वाले हैं, हम इस पूरे इलाके में सबसे बड़े हैं, चीन और रशिया को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है। तो इसका उसने बखूबी इस्तेमाल भी किया, इस्तेमाल का मतलब अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए। ठीक। उसने क्या किया, उसने एशिया और अफ्रीका के देशों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि ये दुनिया, ये जो विश्व है, ये जस्ट यानी कि न्यायपूर्ण और अ, शांतिपूर्ण यानी कि पीसफुल बन सके। ठीक। शांतिपूर्ण और पीसफुल बन सके। ठीक। भारत के बारे में जैसा मैंने बताया कि भारत ने संपूर्ण विश्व से साम्राज्यवाद, लिखिएगा इसको भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि भारत ने संपूर्ण विश्व से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद यानी कि अपार्टheid की जो नीति है उसको समाप्त करने का आह्वान किया, ऊपर मैंने बताया आपको। इसके अलावा नेहरू ने क्या कहा, नेहरू का ये कोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इस कोट को जरूर से नोट करिए, और इस कोट को अगर आप कहीं पर यूज कर सकते हैं तो जरूर से यूज करिएगा। कि नेहरू का कोट था कि भारत किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बनेगा, भारत किसी भी महाशक्ति का
पिछलग्गू नहीं बनेगा, बल्कि अपने स्वतंत्र और स्वायत्त निर्णयों के द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करेगा और विश्व शांति को बढ़ावा देगा। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, नेहरू ने क्या बोला कि भारत किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं होगा, बल्कि स्वतंत्र और स्वायत्त निर्णयों निर्णयों के द्वारा अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, अपने जो राष्ट्रीय हित है, उनकी पूर्ति करेगा, उनको फुलफिल करेगा और विश्व शांति को यानी कि वर्ल्ड पीस को बढ़ावा देगा, प्रमोट करेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर भारत की नेहरूवन एरा की जो विदेश नीति थी वो थी। लेकिन यहाँ पर इस विदेश नीति का इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन हम अपने पड़ोसियों का क्या करें, अपने पड़ोसियों से बड़े दुखी हैं। जैसे 1962 में चीन ने आक्रमण किया, चीन के साथ युद्ध हुआ। ठीक है। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ हमारा। ठीक, क्लियर। और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और यहीं पर दो और घटनाएं हुई, जैसे 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया। और एक बड़े राजनीतिक बदलाव की कारण बनता है 1971, जब भारत के विरोध में यूएसए, चाइना और पाकिस्तान का एक त्रिगुट बन जाता है। यानी कि 1971 में यूएसए, चाइना और पाकिस्तान का त्रिगुट बन जाता है, उनका एक गठबंधन हो जाता है, या हम बोले उनकी दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती किसके लिए नुकसानदायक है? भारत के लिए नुकसानदायक है। पाकिस्तान को जो पैटर्न टैंक दिए थे, किसने दिए थे? जिन पैटर्न टैंकों को अब्दुल हमीद ने उड़ाया था, वो तो दिए थे। और यही पैटर्न टैंकों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था। ठीक। तो ये हमारे पास जो पहले स्टेप की पहला एरा जो विदेश नीति का है वो है। अब इस पहले एरा की विदेश नीति के बाद हम लोग चलते हैं आगे, और इसके बाद हमारे पास जो एरा आता है वो एरा आता है इंदिरा गांधी का एरा। तो दूसरा चरण भारत की विदेश नीति का, सेकंड फेज। इंदिरा फेज। अब मुझे आप ये बता सकते हैं कि जो नेहरू ने जो विदेश नीति अपनाई थी वो कैसी? वो आदर्शवादी यानी कि आइडियलिस्टिक विदेश नीति थी, या यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक विदेश नीति थी? कैसी विदेश नीति? सोचिए। नेहरू के समय जो अपनाई गई विदेश नीति थी वो थी आदर्शवादी विदेश नीति, आइडियलिस्टिक विदेश नीति। पंचशील के सिद्धांत को याद करिए, गुटनिरपेक्ष के जो सिद्धांत थे उनके वो याद करिए, कि हम किसी भी देश के साथ कोई भी विवाद नहीं करेंगे, हम सबके साथ परस्पर सहयोग से काम करेंगे, देशों के सहिष्णुत्व में वो बिलीव करेंगे, किसी की जो रीजनल बाउंड्री है, टेरिटोरियल जो बाउंड्री है, टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। ये किसके जो है वो एलिमेंट्स हैं? ये एलिमेंट्स हैं आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी के, आदर्शवादी विदेश नीति के, जिसको फॉलो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। बदले में क्या मिला? चीन ने आक्रमण किया, हमारी बहुत सारी जमीन हथिया ली, बहुत सारे इलाका आज भी चीन के कब्जे में, इसको मक्साई चीन के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, 1965 का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, है ना? तो ये सब चीजें हमको देखने को मिली, और इस आइडियलिस्टिक जो अप्रोच थी, आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी का जो फल मिला हमको वो बहुत कड़वा। और इसी कड़वे फल का जो रिजल्ट था, इसी कड़वे फल का जो परिणाम था, वो था कि इंदिरा गांधी ने जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें परिवर्तन किया। और इंदिरा गांधी को क्या बोलते हैं? आयरन लेडी बोलते हैं। और इंदिरा गांधी आयरन लेडी बनी। इंदिरा गांधी के समय ही हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर हुआ भारत की तरफ। ठीक है। ये चीजें क्या दिखाती हैं? कि भारत अब वो नहीं रह गया जो लिबिर लिबिर करता था। अब भारत एक मिलिट्री पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और अब आपको आपकी बात का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें एक शिफ्ट देखने को मिलता है, और वो शिफ्ट होता है आइडियलिस्टिक से टुवर्ड्स रियलिस्टिक की तरफ। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखें तो वो है हमारे पास, सबसे पहली चीज यहाँ पर होता है शिफ्ट।
हम आदर्शवादी विदेश नीति से मूव कर जाते हैं यथार्थवादी विदेश नीति की तरफ, यानी कि एक पैराडिग्म शिफ्ट होता है फ्रॉम आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी टू रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, है ना। और मैंने बताया है आप कुछ देर पहले कि आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, और मुझे लगता है कि आपको ये बातें क्या होंगी, क्लियर हुई होंगी कि ये क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है। और इस शिफ्ट में मैंने बताया था कि जो रियलिस्टिक शिफ्ट होगा तब क्या होगा, तब मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी, मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया जाएगा, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब मिलिट्री को इम्पोर्टेंस दी जाने लगेगी, क्योंकि हम देख चुके हैं, है ना, कहावत है ना कि दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो चीन और पाकिस्तान ने हमको जला दिया था, और अब हम कोई और रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। चीन ने तो हमको बुरी तरीके से हराया था, पाकिस्तान खुद ही पिद्दी सा है, वो क्या करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अब क्या किया गया, यहाँ पर अब जो नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, और जो सैन्य आधुनिकीकरण है। चीन के साथ युद्ध के समय तो हमारे पास हथियार तक नहीं थे, जो सैनिक सैनिक वहां पर बैठे हुए थे उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे बेचारे, ऐसे नॉर्मल कपड़ों में उनको भेज दिया गया था। और वो ठिठुरती ठंड में नॉर्मल कपड़ों में पूरी तरीके से इक्विप्ड चीनी सैनिकों के सामने कहाँ ठहरे थे। और उसका परिणाम वही हुआ जो हम लोग जानते हैं। आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। ठीक है, सेना के आकार को बढ़ाया गया। ठीक है, और थोड़ा बड़ा नहीं, कई गुना बढ़ाया गया। ठीक, अब जैसा हम लोगों ने देखा था कि 1971 में यूएसए, चाइना और जो पाकिस्तान है, इनका ये क्या बन गया था, इनका बन गया था त्रिगुट, है ना? इनका त्रिगुट बन गया था, इनका एक ट्रायंगल बन गया था। और इस ट्रायंगल का सामना कैसे किया जाए, तो भाई जाहिर सी बात है, दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिसी अपनाई गई। और भारत की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ने लगी, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। भारत ने अपनी नजदीकियां यूएसएसआर के साथ बढ़ाई। और भारत ने यहाँ पर 1971 में यूएसएसआर, रशिया नहीं है अभी, रशिया तो विभाजन के बाद बनेगा, यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया के साथ एक मित्रता संधि। अब ये मित्रता संधि जब हम दुश्मन के साथ कर लेंगे किसी के, तो वो आदमी नाराज होगा ही होगा, और नाराज हुआ भी। कौन नाराज हुआ, उसके दुश्मन के साथ की थी, किसके दुश्मन के साथ की थी, यूएसए के दुश्मन के साथ की थी। और इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाला जो यूएसए है वो भारत का और ज्यादा बड़ा विरोधी हो गया। ठीक है, लेकिन हमें अपने साथ सोवियत संघ मिला, और सोवियत संघ और भारत के बीच में बहुत ही ज्यादा मधुर और बहुत ही ज्यादा मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हुए। हाँ, ये अलग बात है कि चीन के साथ जब हमारा युद्ध हुआ था तो रशिया ने हमारा साथ नहीं दिया था। रशिया का जो बयान था, मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ कि जो रशिया का बयान था, वो रशिया का बयान क्या था, रशिया ने बयान दिया था कि भारत हमारा दोस्त है लेकिन चीन हमारा भाई। तो वो न्यूट्रल रहा था पूरे उसमें। लेकिन अब यहाँ पर 1971 में भारत और रशिया के संबंध बहुत ही मित्रतापूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, और यूएसएसआर भारत का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बन के उभरता है। हम अपनी मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, हम अपनी मिलिट्री को प्रॉपरली वेल इक्विपमेंट उसको दे रहे हैं। ठीक है, हम उसके साइज को बढ़ा रहे हैं, तो हमारी आर्म्स की रिक्वायरमेंट, हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो किससे लेंगे, अमेरिका तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है बैठ के, तो हमारे सामने कौन बचती है, एक दूसरी शक्ति बचती है जिसका नाम होता है यूएसएसआर। और वो हमारा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर, हमारा सबसे बड़ा
हथियार आपूर्तिकर्ता देश बन जाता है, और इसके साथ ही साथ वो न्यूक्लियर पावर बनने में भी भारत की बड़ी मदद करता है। ठीक है, यूएसएसआर के साथ समझौता जब होता है तो इसके तीन इम्पैक्ट निकलते हैं। यूएसए हमारा और नाराज हो जाता है। दूसरा इम्पैक्ट निकलता है कि जो यूएसएसआर है वो भारत का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बन गया, और जो यूएसएसआर है वो हेल्प करता है परमाणु कार्यक्रम, भारत को हेल्प करता है परमाणु कार्यक्रम। ठीक, तो ये मित्रता संधि का असर भारत को हुआ, और इसी परमाणु कार्यक्रम में जो यूएसएसआर ने हमारी मदद करी, ठीक है, जहां पर भारत ने किया अपना पहला परमाणु परीक्षण। क्या किया? 1974 में भारत बिल्कुल ही वैसा हो गया था ना, ठीक है, कि हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा टाइप। तो 1974 में भारत करता है पहला परमाणु परीक्षण। हम लोग आगे चल के भारत की जब न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। पहला परमाणु परीक्षण किया भारत ने, लेकिन क्योंकि हम अभी एक ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम सीधे टक्कर ले सके, और इस परमाणु परीक्षण के बाद हमारे ऊपर दुनिया भर के जो प्रतिबंध लगने तय थे वो तो लगने ही थे। ठीक है, तो भारत ने क्या किया? भारत ने ये कहा कि भाई हमने परमाणु परीक्षण तो किया है, लेकिन हम इसका जो प्रयोग करेंगे, अपनी इस परमाणु शक्ति का प्रयोग करेंगे, वो केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करें, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करें। ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ पर होती है। तो जो इंदिरा गांधी की सरकार, जो इंदिरा फेज है, हम लोग देख रहे हैं कि नेहरू के फेज से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और इसका कारण भी है। मैंने बताया कि नेहरू की जो पॉलिसी थी उससे हमको बहुत ज्यादा कटु अनुभव हुए। हमारे देश में फॉरेन पॉलिसी, हम तो अच्छे उद्देश्य से जा रहे थे, लेकिन चाइना पाकिस्तान ने तो हमारे ऊपर हमला किया और हमारे काफी इलाके कुछ उन्होंने अपना हथिया लिया। तो ये जो कटु अनुभव था, इस कटु अनुभव ने इंदिरा गांधी को इस डायरेक्शन में चलने के लिए मजबूर किया। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलने को मजबूर किया इंदिरा गांधी को, और हमको ये सब करना पड़ा। हमको मिलिट्री पावर बननी पड़ी, हमको न्यूक्लियर जो एक्सपर जो जो परीक्षण था वो करना पड़ा। ठीक, लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने अभी भी, हम साउथ यूएसएसआर के दोस्त हैं, हम उससे मदद ले रहे हैं, लेकिन अभी भी हम गुट निरपेक्ष की जो पॉलिसी है, जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी भारत की है, उस पर अडिग है। इंदिरा गांधी के समय भी हम गुट निरपेक्ष पॉलिसी लिख देते हैं पूरा, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंदिरा ने भी फॉलो करनी, देखो भाई पढ़ रहे हैं, जारी रखिए। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा रा- समाजवादी जो आर्थिक प्रणाली, समाजवादी आर्थिक प्रणाली को इन्होंने और मजबूत किया, इंदिरा गांधी। ठीक है, ठीक है, इंदिरा गांधी ने समाजवादी आर्थिक प्रणाली को और ज्यादा मजबूत किया। तो ये हमारे पास हो जाते हैं पहले दो एराज। नेहरू वाला एरा देख लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा इंदिरा गांधी का एरा। इंदिरा गांधी के एरा के बाद हमारे पास जो तीसरा एरा है, वो एरा है हमारा कौन सा एरा? वो एरा है 1990 के बाद का एरा, यानी आफ्टर उदारीकरण, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन का एरा। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का एरा था, यहाँ पर भारत की जो आर्थिक जो 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 विदेश नीति है वो फिर से इकोनॉमी ओरिएंटेड हो जाती है। इकोनॉमी ओरिएंटेड क्यों हो जाती है? क्योंकि ये वो एरा था जब भारत आर्थिक रूप से बहुत बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा था। ठीक, देख लेते हैं थर्ड
फेज में आ जाते हैं। यानी कि 1991 के बाद का चरण और 2014 के पहले का चरण। ठीक। तो 1991 के बाद का चरण, ये जो चरण है बेसिकली ये आर्थिक उदारीकरण का दौर है। भारत ने यहाँ पर अपनाया था एलपीजी पॉलिसी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको ओपन कर दिया गया था, खोल दिया गया था। ठीक। इसके पीछे कुछ चीजें हैं। ठीक। भारत के अंदर और पूरी वैश्विक स्तर पर भी काफी ज्यादा उथल पुथल चल रही, और ये उथल पुथल का दौर भी था। उथल पुथल का दौर कैसे था, तो हम दोनों पार्ट में पढ़ लेते हैं कि आंतरिक क्या काम चल रहा था भारत के अंदर और वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा था, तो हम थोड़ा समझ सकें। आर्थिक स्तर पर अगर देखें तो भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा डावाडोल थी। ठीक है। बहुत ज्यादा डावाडोल थी। जैसे भारत के जो सार्वजनिक उद्यम थे, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थे, वो सब किस पर चल रहे थे? घाटे में चल रहे। भारत में अब गठबंधन सरकारों का, क्योंकि अल्पमत, किसी को बहुमत नहीं मिल रहा था, वो दौर आ गया था। ठीक है। तो सरकार कड़े निर्णय, सॉलिड जो डिसीजंस है वो नहीं ले पा रही थी। भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन का भी संकट था। भुगतान संतुलन का संकट मतलब हो गया, सीधे शब्दों में अगर हम लोग देखें तो हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया। जब ये बैलेंस गड़बड़ाता है तो देश की बात, फॉरेन जो करेंसी होती है, फॉरेन रिजर्व होता है, उसकी कमी होने लगती है। फॉरेन करेंसी की कमी होने लगेगी तो हम अपने इंपोर्ट का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और हमारे ऊपर वो बोझ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। रुपया कमजोर होता जाएगा और बहुत ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा, और इसी वजह से भारत को रुपए का अवमूल्यन भी करना पड़ा। यानी कि डिवैल्यूएशन करना पड़ा। कब करना पड़ा? 1991 में करना पड़ा। 1991 में कब करना पड़ा? जुलाई में करना पड़ा। और जुलाई में भी एक बार नहीं, दो बार करना पड़ा। एक बार 1 जुलाई को किया गया, और फिर 2 दिन बाद फिर 3 जुलाई को फिर किया। तो ये बेसिकली एक ही मानते हैं। इसके पहले हमारा 2 बार और हो चुका था, एक बार 1949 में और एक बार 1966 में एक और अवमूल्यन हो चुका था। तो वैसे तो देखा जाए 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको मानेंगे एक, इसको मानेंगे दो, और इसको मानेंगे तीन। तो 3 बार हुआ है। इन दोनों को एक ही क्यूमुलेटिव मान के चलते हैं। तो ये बड़ा भारत में समस्या थी। आर्थिक रूप से हम बहुत ज्यादा एक बेकार सिचुएशन में पहुंच गए। ठीक है। एक बेकार सिचुएशन में पहुंच गए। ठीक। और इसी वजह से हमको रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, और इसी वजह से हमको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ा। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ दबाव वगैरह था। वो आगे चल के आएंगे वहां पर, उस सेगमेंट में तो देखेंगे। ठीक है। तो ये था, वैश्विक स्तर पर भी बड़ी उथल पुथल चल रही थी, बड़ी उथल पुथल का दौर था। ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज्यादा स्थिति डावाडोल थी, दुनिया की भी डावाडोल थी। कैसे डावाडोल थी? सबसे पहली बात तो यूएसएसआर का विघटन हो गया। रशिया टूट गया कई टुकड़ों में 1991। दूसरा क्या हुआ? यूनिपोलर दुनिया बन गई।
वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया और अब एक ही महाशक्ति बची, कौन? अमेरिका, क्योंकि रशिया का डिसोल्यूशन हो गया। रशिया का डिसोल्यूशन होने के बाद अब यहाँ पर एक चीज और हुई, रशिया और यूएसए के संबंधों में अब सुधार आने शुरू हुए। कोल्ड वार खत्म हो चुकी थी, रशिया का विघटन हो गया और रशिया और उनके संबंधों में सुधार आने शुरू हुए। रशिया और यूएसए के संबंधों में सुधार आने शुरू हुए। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई, यहाँ पर एक युद्ध शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी युद्ध, गल्फ वार। ये जो गल्फ वार है ये शुरू होती है एक तरीके से देखा जाए तो अगस्त 1990 और चलती है फरवरी 1991। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो गल्फ वार थी, जो खाड़ी युद्ध था, गल्फ वार, जो खाड़ी युद्ध था, ये शुरू हुआ कब? अगस्त 1990 और ये जाता है फरवरी 1991 तक। ये बेसिकली होता है इराक के साथ, और एक तरफ इराक होता है और दूसरी तरफ होते हैं 42 कंट्रीज का गठबंधन, जिसको लीड कौन कर रहा होता है? यूएसए लीड कर रहा होता है। कारण क्या होता है? कारण होता है कुवैत। कारण होता है कुवैत। ठीक। अब ये जो गल्फ वार है, इसको थोड़ा सा आ गए तो एक चीज देख ही लेते हैं कि इसको दो दो यहाँ पर दो ऑपरेशन चलाए गए थे। इस गल्फ वार में दो ऑपरेशन चलाए गए थे। पहला जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, जो चलता है अगस्त 1990 से जनवरी 1991 तक। यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है? यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप किया जाता है, सैन्य गठबंधन बनाए जाते हैं, सेनाओं को तैयार किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद जो दूसरा फेज इसका है वो होता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये जनवरी 1991 से फरवरी 1991 या 28 फरवरी 1991 तक जाता है। ठीक है। फरवरी। ठीक है। और यहाँ पर हवाई हमले किए जाते हैं और इसका असर ये होता है, बहुत सारे तेल के कुओं में आग लग जाती है। ये वो रीजन होता है जिस रीजन पर भारत उस समय लगभग मेजर पोर्शन उसका जो तेल की आयात का था वो डिपेंडेंट था। तेल के कुओं में आग लग जाती है, तेल महंगा हो जाता है, तेल संकट शुरू हो जाता है। और ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए समस्या, बड़ी समस्या थी। तो इस पूरे उसमें शुरुआत होती है हमारे विदेश नीति के तीसरे चरण में। और ये तीसरी जो चरण विदेश नीति का था, ये पूरी तरीके से बेसिकली आर्थिक जो स्थिति हमारी है वो और खराब ना हो, आर्थिक स्थिति हमारी सुधरी रहे या आर्थिक हमें लाभ हित हमारे सधे रहे, उस पर ये डिपेंड है। उस पर ये डिपेंडेंट थी। तो इस वाले सेगमेंट को हम लोग अब कल की क्लास में कवर कर लेंगे और इसको इतना ही रखते हैं। कल भी मैं रिकॉर्डेड दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग इसको रेगुलर वाला जो लाइव था उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इतना रखते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट।